नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं एपी से 2020 को क्वालिफाई करने वाले अपूर्व शाही और इन्होंने एपी से 2020 को 61.33% के साथ क्लियर किया है। बहुत बहुत बधाई अपूर्व आपको और स्वागत करती हूँ मैं आपका स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पूर्व सबसे पहले हम आपसे एपी सेट के बारे में और थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे हमें पता है नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस में एप्लीकेबल होता है। उसी तरीके से हम आपसे एपी सेट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। सो मैम, नेट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेट दैट इज कॉल्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए एक फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है बाय एनटीए। द सिमिलर पैटर्न रहता है सेट का, दैट इज कॉल्ड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये उस पर्टिकुलर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के लिए ये कंडक्ट कराया जाता है। एंड न्यूमरस सेट एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सेट, आंध्र प्रदेश सेट, तेलंगाना सेट होते हैं। और इसके थ्रू जो है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर वहाँ की लोकल स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाय दिस एग्जामिनेशन। अपूर्व, हम आपसे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। मैम, मेरी शुरुआती एजुकेशन एक कॉन्वेंट स्कूल के थ्रू सीबीएसई बोर्ड से हुई, दैट इज फ्रॉम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी मुजफ्फरपुर। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रेस्टिजियस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंडक्ट करा। एंड आफ्टर दैट मैंने एक एनजीओ दर्पण के लिए जो कि बेसिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के परिप्रेक्ष्य में काम करती है, उसके लिए मैं तकरीबन 1 साल से काम कर रहा हूँ। और इस दरमियान ही मैंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके मतलब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा एंड आफ्टर दैट आई क्वालिफाइड इट। अपूर्व, आपने जैसे बताया कि व्हाइल यू आर वर्किंग फॉर एन एनजीओ दर्पण, तब आपने सोचा कि आपको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बैठना है, एग्जाम देना है। क्या हमेशा से ही जब आप अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में थे तो आपका ये माइंडसेट था कि मुझे इस एग्जाम के लिए बैठना है और क्वालिफाई करना है? मैम, इसका माइंडसेट आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं ज़्यादा इनलाइटेड हुआ। ग्रेजुएशन में मैं अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा फॉलो करा, बट बाय द टाइम जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गया तो मुझे कुछ ये पता चली कि देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। और उससे क्रैक करके देयर इज अ जॉब सिक्योरिटी प्लस यू कैन गेट एनरोल्ड इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम। तो धीरे धीरे मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एंड इसके अलावा भी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू क्लियर एज मेनी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आई कैन। रिसेंटली मैंने नॉर्थ ईस्ट सेट एग्जाम भी दिया है, जो कि 7 सिस्टर्स जो है, जैसे कि आसाम, नागालैंड, मिजोरम, ये सब वो कंडक्ट कराती हैं ज्वाइंटली। एंड उसमें भी मैं ऑलमोस्ट अराउंड 65% स्कोर कर रहा हूँ, विच इज आई थिंक आई बी मोर इजली इन क्लियरिंग दैट। सो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जानने लगा कि जितनी ज्यादा हो सके मैं उतना ज्यादा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करूं, बिकॉज इससे दो बेनिफिट रहती है। एक तो आपकी जॉब पर्सपेक्टिव स्ट्रांग हो जाती है, एंड दूसरी चीज, इफ यू वांट टू गो फर्दर फॉर पीएचडी एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए आपका रास्ता बहुत क्लियर हो जाता है। अपूर्व, आपने एपी सेट को इंग्लिश लिटरेचर के साथ क्लियर किया है। हम आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हैं। पेपर 1, पेपर 2, शुरुआत पेपर 1 से करते हैं। जैसा कि मैम इसका पैटर्न बिल्कुल नेट के जैसा ही रहता है। देयर आर 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में बेसिकली हम लोग 10 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। देयर इज जनरल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, आईसीटी। तो मैंने इसको इंडिविजुअली मैंने टॉपिक वाइज मैंने नोट डाउन क्रिएट करा। एंड जो मेरे वीकर पोर्शन है, जैसे मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो जनरली आई एम वेरी वीक इन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ बच्चे जो ज्यादातर गलती करते हैं वो पेपर 1 को बहुत लाइटली लेते हैं। उन्हें लगता है कि पेपर 1 वो एग्जाम के 1 महीने पहले प्रिपेयर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपको पेपर 1 को उतना ही समय देना है अपने रूटीन में। मैं जनरली हर दिन अपने रूटीन में 7 से 8 घंटे पढ़ता था, जिसमें से 3 से 4 घंटे मैं पेपर 1 को देता था। एंड उसमें से तकरीबन हर दिन मैं एक सेट पेपर की तो जरूरी प्रैक्टिस करता था, सो दैट एफिशिएंसी बनी रही। एक अंतर मैं नोट करवाना चाहूंगा, नेट में क्या होता है कि आपको 3 घंटे मिलते हैं फॉर द कॉम्युलेटिव पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब दोनों सब्जेक्ट, दोनों पेपर को आप 3 घंटे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स ऑन स्टूडेंट, वो कितने घंटे में कौन सा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। बट इंस्टेड पेपर 1 के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा मिलता है। सो यू हैव टू बी वेरी इफिशियंट इन दैट।
उसमें से आपको 10 क्वेश्चन डेटा डीआई एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के हो जाते हैं, और वो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बड़ा वास्ट टॉपिक होता है, तो उसमें भी टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। तो बच्चों को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट कर सके और अपने वीकर पोर्शंस पे जो है ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर सकें। अपूर्व, जैसे आपने बात की कि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थे, तो डेटा इंटरप्रिटेशन और कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो आपके वीक सेक्शंस थे। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, उनको अपने वीक सेक्शन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है? यस मैम, इसके लिए मैम सबसे पहले मैं कहूंगा कि फर्स्ट रैदर देन वो टॉपिक से स्टार्ट करें, मेरा सजेशन रहेगा कि वो पहले 2-3 प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करें, बिकॉज उससे उनको पता चलेगा कि उनकी वीकर पोर्शंस क्या क्या है। एंड रैदर देन जस्ट गोइंग फॉर अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, उन्हें बहुत ज्यादा एप्लीकेबल और क्वांटिफाइड एनालिटिकल वे में आप उनको थिंक करना होगा। सी द पैटर्न ऑफ द पेपर इज ऑब्जेक्टिव टाइप। बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसे सब्जेक्टिवली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू कांट क्रैक एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर विद अ सब्जेक्टिव एटीट्यूड। तो आपको बहुत एनालिटिकली थिंक करना होगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी और उतने ज्यादा आप अपने वीकर पोर्शंस पे काम कर सकेंगे। ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम डीआई में होते हैं, बिकॉज उसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाई चार्ट डायग्राम, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और वो बहुत उसमें लेंदी कैलकुलेशंस होते हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट बनाए रखेंगे तो आप उतना बेटर वे में आपका मैथमेटिकल एरर भी कम होगा और आप बहुत कम समय में उसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको इस एग्जाम को लिखना है, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ आपको खुद ही एनालाइज करना है। एक एनालिटिकल अप्रोच रखनी चाहिए, और उसके बाद किस हिसाब से आप सेक्शंस को कवर करेंगे उस आपको वो देखना है। आगे चलते हैं और पेपर 2 की बात करते हैं, अपूर्व। पेपर 2 में मैम बेसिकली पेपर 2 को ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है नेट के, बट द सिलेबस ऑफ द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट टू सम एक्सटेंट वेरी फ्रॉम स्टेट वाइज टू स्टेट वाइज। बेसिकली जैसे कि नेट में हम इसे बेसिकली 10 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेट में भी वैसा ही होता है, बट स्टेट में ज्यादातर क्वेश्चंस उस स्टेट सेंट्रिक लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे इस तरीके से दर्शाना चाहूंगा, इन नेट में जैसे एक ब्रिटिश लिटरेचर होता है, देन देयर इज वर्ल्ड लिटरेचर, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और फिर कल्चर थ्योरीज। सेट में क्या होता है कि आपको इंडियन लिटरेचर, दलित फेमिनिस्ट इंडियन लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स या कल्चर थ्योरीज भी रहते हैं, वो स्टेट किससे बहुत सेंट्रिक होते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में एक बहुत सारे दलित लिटरेचर को बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस, तकरीबन 15 से 17 क्वेश्चंस दलित लिटरेचर से आए थे। जो राइजिंग फेमिनिज्म, जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है, जिन्हें मार्जिनलाइज रखा गया, जो उभर रहा है इस समाज में, वो ज्यादातर क्वेश्चंस आते थे। अनफॉर्चुनेटली नेट में इंडियन लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो बच्चों को अपनी स्ट्रैटेजी पेपर 2 के लिए स्टेट वाइज डिफर करनी पड़ेगी। उन्हें सबसे पहले सिलेबस पढ़ना पड़ेगा कि वो सिलेबस क्या है, वो जनरलाइज नहीं कर सकते हैं नेट की तरह। एंड कोशिश करना चाहिए कि लोकल लिटरेचर पे ज्यादा फोकस करें, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चंस उसके सेंट्रिक ही ज्यादा रहते हैं। Apart from that, British literature is the backbone to crack any state eligibility test examinations. British literature को कभी नहीं छोड़ सकते। तकरीबन मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने 800 राइटर्स को पेन डाउन करा। मैंने टॉपिक वाइज पढ़ने के अलावा मैंने राइटर्स का नाम नोट करना स्टार्ट करा, एंड मैंने इंडिविजुअली जो फ्री इंटरनेट रिसोर्सेज है, जैसे कि academia.edu, विकीपीडिया और लिटरेरी स्किल आर्ट, उसके थ्रू मैंने नोट्स प्रिपेयर करा, एंड उसके थ्रू मैं इस एग्जाम को क्रैक करने में सफल हो पाया। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से फ्रैगमेंटेशन में आपने पढ़ाई की और राइटर्स के नाम के साथ स्ट्रेटेजिकली आप आगे बढ़े। पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पेपर 1 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ। पेपर 1 में जो करंट अवेयरनेस का टॉपिक्स होते हैं वो स्टेट सेंट्रिक ज्यादा होता है, राइट? यस मैम। ये चीज बहुत जरूरी है, जो भी एस्पिरेंट्स नेट लिखते हैं चाहे सेट लिखते हैं, उनको ये समझना है कि सेट में स्टेट सेंट्रिक ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। आगे अब फिर से पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। जैसे जो भी एस्पिरेंट्स है, जैसे पेपर 2 तो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड होता है। किस स्टूडेंट्स को एक्चुअली कब प्रॉपर टाइम हुआ है आइडियली इसकी प्रिपरेशन शुरू करने का? मैम मेरा सजेशन है कि व्हेन दे आर इन द मास्टर्स फाइनल ईयर,
वो उस वक्त से इसको आइडियली प्रिपेयर कर सकते हैं। इन माय केस आई विल से दैट मैंने आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन तब मैंने स्टार्ट करा, बिकॉज इन बीएचयू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू गिव योर डिसर्टेशंस, आप बहुत सारे सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस कंपलसरी रहते हैं आपको अटेंड करने, तो उतना ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अपने नॉलेज को डीपेन करने में लगाया, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं बिलीव था कि मैं इस पे अगर इसको मैंने 6 से 8 महीने समय दिया तो मैं क्रैक करने में मैं इजिली एक्सेसिबल रहूंगा। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने बेसिक्स पे काम करना स्टार्ट करा, एंड जितनी ज्यादा फंडामेंटल्स मेरे स्ट्रांग हो सकते थे मैंने उस पर काम करा। उसके बाद ड्यूरिंग माय वर्किंग विद माय एनजीओ, उसके थ्रू मैंने उस वक्त प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एंड स्ट्रेटेजिकली मैंने पेपर 2 को के नोट्स बनाए, राइटर्स को नोट डाउन करना स्टार्ट किया। एंड मैं सबसे ज्यादा इस पे गौर करना चाहूंगा कि नोटिफिकेशंस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता था कि किस स्टेट के कब नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक नेट से दूसरे नेट के बीच में 6 महीने का गैप होता है। जो उसे नेट अगर नहीं निकलता है तो वो हतोत्साह हो जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अगर बट कोई बच्चा मतलब बहुत ज्यादा अवेयर है, तो 6 महीने के ड्यूरेशन में तकरीबन वो 3 से 4 स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग स्टेट का दे सकता है। दैट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। तो बच्चों को अवेयर रहने की जरूरत है, वो न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट्स को देखते रहें, एंड जैसे ही स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नोटिफिकेशंस आए वो उसको फिलअप करें और इस अपॉर्चुनिटी को वो इन हैंड वो ले सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से अगर आपका नेट बाय चांस नहीं हो रहा है तो यू कैन टेक योर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड ट्राई योर लक। थोड़ा सा और पेपर 2 के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अपूर्व, थोड़ी और डिटेल स्ट्रैटेजी, किस तरीके से बुक्स रेफर करना है, कैसे सिलेबस को कवर करना है? मैम पेपर 2 के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पहले कैटलॉगिंग तैयार करें स्टूडेंट्स। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो कोई भी एक जो मार्केट गाइड बुक है उसे वो उठाते हैं एंड उसे सब्जेक्टिवली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट हमारे इंडिया में नेट एंड सेट के लिए उतने ऑब्जेक्टिव और उतने ऑथेंटिक बुक नहीं है। ज्यादातर जो बुक है जैसे कि एल्बर्ट एडवर्ड या हडसन की जो बुक है वो सब्जेक्टिव है, और अनफॉर्चुनेटली ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। और तो इसके एप्टीट्यूड स्किल्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं, बिकॉज आप इट इज नॉट एन एसे राइटिंग टाइप एग्जामिनेशन जहां पे आपको अच्छे आंसर्स देने हैं। आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली उसको पढ़ना है और उसको एनालिटिकली एनालाइज करना है। तो मैंने स्टार्ट करा कि जैसे मैंने इसको तकरीबन 10 सेक्शंस में डिवाइड किया। सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर, मैं इसको डिटेल में बताना चाहूंगा। ब्रिटिश लिटरेचर में मैंने जैसे एज वाइज पढ़ना स्टार्ट किया। चौसेरियन एज, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, ऑगस्टन एज, रोमांटिक एज, प्री मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज। तो इसको मैंने और उस राइटर्स को जो है मैंने डिटेल में एनालाइज किया। जैसे कि एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर बहुत प्रोमिनेंट आ जाते हैं, बेन जॉनसन हो जाते हैं। उसके बाद ऑगस्टन एज में आएंगे तो अलेक्जेंडर पोप बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। रोमांटिक एज में वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, बाइडन ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। पोस्ट मॉडर्न में हम आते हैं तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का को लेके बहुत ड्रामा लिखा गया है, तो उस पर बहुत ज्यादा मैंने वर्क करा। जैसे कि एक सैमुअल बेकेट की ड्रामा है वेटिंग फॉर गॉडट, मैंने उस पर काम किया। जर्मन लिटरेचर में गुंटर ग्रास बहुत प्रोमिनेंट माने जाते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की। एट द सेम टाइम वॉर लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वॉर लिटरेचर बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 को लेके लिखा गया था, जैसे कि विलियम गोल्डिंग की लॉर्ड्स ऑफ द फ्लाइज। तो इस सब चीज को मैंने पार्टिकुलर नोट डाउन किया। एट द सेम टाइम एक चीज मैं एम्फेसिस करना चाहूंगा कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में ज्यादातर वो पॉपुलर राइटर्स नहीं पूछते हैं। दे इंटेंशनली आस्क द क्वेश्चन हु आर लीस्ट पॉपुलर, बिकॉज उन्हें लगता है कि बच्चे उस पर गौर नहीं करेंगे और वो उसे स्किप करेंगे। तो मैं क्या करता था कि विकिपीडिया के थ्रू क्रोनोलॉजिकली मैं सारे राइटर्स और उनके क्रिएशंस को नोट डाउन करता था, एंड जो लीस्ट पॉपुलर होता था उस पर मैं ज्यादा से ज्यादा मटेरियल एक्युमुलेट करने की कोशिश करता था। इसके अलावा मैंने दलित लिटरेचर पे बहुत काम किया। दलित लिटरेचर में इंडियन दलित लिटरेचर पे बहुत ज्यादा मैंने गौर किया। जैसे कि गिरीश कर्नाड के हयावन्ना, तालेदंड, ये सब प्रोमिनेंट ड्रामा है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेचर पे बहुत ज्यादा है, जैसे कि शशि देशपांडे, कमला दास से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पे आपको काम करना होगा। एट द सेम टाइम जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जो सबसे माना जाता है कि सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है पेपर 2 का, कोई किसी भी इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट के लिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स और कल्चर थ्योरी समझना बहुत मुश्किल होता है। उस पर मैं कहना चाहूंगा ज्यादातर बच्चे उसे रॉट लर्निंग के थ्रू उसे याद करने की कोशिश करते हैं, वो ना करें। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, उसे कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में समझने की प्रयास करें, और जैसे ही आप उसे कनेक्ट कर सकेंगे वैसे ही
आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत आसान हो जाएगा समझना। वो किसी न किसी एक वास्तविक परिप्रेक्ष्य में लिखा जाता है, और जितनी जल्दी आप उसके सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट को समझ सकेंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म उतना बेटर आपका हो पाएगा। कल्चर स्टडीज की बात करें तो कल्चर स्टडीज में मार्क्सिज्म पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एट द सेम टाइम स्ट्रक्चरलिज्म, डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, इससे क्वेश्चंस आते हैं। न्यू लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसको गौर करना होगा। एट द सेम टाइम जो थोड़े बहुत जो इमर्जिंग इंडियन लिटरेचर है, जिसे न्यू इंडियन लिटरेचर कहा जाता है, जो मराठी लिटरेचर जिसमें बहुत पॉपुलर है, जैसे एक ड्रामा है साइलेंस इज इन द कोर्ट, उन सब से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो आपको कैटलॉगिंग बहुत अच्छे से करनी है, उसके थ्रू आप एक सीरीज और सिस्टमेटिक वे में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया कि किस तरीके से जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अपने सेक्शंस डिवाइड करने हैं, और शायद एक छोटी सी ट्रिक आपने बता दी कि इनफेमस राइटर्स जो हैं, जो बहुत फेमस नहीं हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं। अपूर्व, कितना रोल होता है एक गाइडेंस का, कोचिंग का इस प्रिपरेशन में? मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाइडेंस और कोचिंग बहुत मदद करती है, बट अगेन आई विल से दैट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ओनली बाय द हेल्प ऑफ कोचिंग और सम रिनाउंड कोचिंग सेंटर्स यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है और आपने लिटरली हार्ड वर्क करा है, तो वो पे आउट हो ही जाएगा। इंग्लिश में एक कहावत है, पोलाइटनेस एंड पेशेंस ऑलवेज पे। तो अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं, अगर आपने हार्ड वर्क अच्छे से करा है, तो वो पे आउट होगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ, बट आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे होने चाहिए। आप ये नहीं कि मतलब ज्यादातर वो सब्जेक्टिवली आपको नहीं पढ़ना है, आपको ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है। एंड अनफॉर्चुनेटली लिटरेचर में ऑब्जेक्टिव और बहुत ऑथेंटिक बुक्स बहुत कम है, तो बच्चों को खुद बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो हैव फेथ ऑन योर सेल्फ स्टडी, हैव फेथ ऑन योर रूटीन, एंड इवेंचुअली यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं, अभी इंटरनेट पे बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल होता है किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो एस्पिरेंट्स अपने रिसोर्सेज को लिमिट कैसे कर सकते हैं? उन्हें कभी लगता है ये मटेरियल अच्छा है, इस पे इसको भी देख लेते हैं, तो वो लिमिटिंग वाला पावर कैसे हो? That's a very important question, ma'am. For that, I'll say that अगर मैं अपने पेपर की बात करूं इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स होगा विकिपीडिया। और मैं पर्सनली कहना चाहूंगा, rather than going for multiple sources, you have to opt for any one authentic sources such as academia, wikipedia, literary skill art, और उसके थ्रू आप उस पे वर्कआउट करना स्टार्ट करें। बहुत ज्यादा नोट्स क्रिएट करना भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज आप नोट्स तो क्रिएट कर लोगे, बट यू हैव टू रिवाइज। इट्स ऑल गेम ऑफ मेमोराइजेशन। ये मैथ्स, फिजिक्स या बायोलॉजिकल साइंस नहीं है जहां पे आपकी रीजन को देखा जाता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ गुड यू आर इन मेमोराइजेशन। तो आप जितनी ज्यादा आप ऑथेंटिकली विकिपीडिया के नोट्स बनाओगे और उसको जितनी बेटर तरीके से रिवाइज करोगे, उतना बेटर रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे फ्यू फ्री रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लिटरेरी स्किल आर्ट एक बहुत पॉपुलर माना जाता है। literariness.org एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, जहां पे आप अपने फ्रीली आप अपने इन डिमांड क्वेश्चंस को रेज आउट कर सकते हो, और वो उस मुताबिक आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सब के थ्रू वो कर सकते हैं। बट अगेन आई विल से विकिपीडिया इज मोर देन इनफ, ओनली इफ यू आर कंपिटेंट इनफ टू मेक अ नोट इन अ प्रॉपर सेगमेंटेड मैनर, एंड आप उसे डिवाइस उतने बेटर तरीके से कर सके तो। अपूर्व, जब एक कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में होता है, और स्पेसिफिकली अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं, तो इतना बड़ा सिलेबस है कि हर चीज़, हर नॉवल को कंप्लीट करना फीजिबल नहीं है। तो एक बहुत ही चर्चित मेथड, जैसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, उसे कैसे यूज करके कैंडिडेट्स अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकता है? यस मैम, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश पेपर की सिलेबस बहुत वास्ट है, और उसको अमूमन 6 महीने या 8 महीने के पीरियड में आप कवर नहीं कर सकते हैं। द मेन थिंग इज, अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे जब आगे पढ़ते हैं तो उनकी पीछे पड़ी हुई चीजें वो भूलते चले जाते हैं। उसको सॉल्व करने के सबसे अच्छे तरीके ये हैं कि आप एलिमिनेशन मेथड्स जैसा आपने बताया यूज करें, और ज्यादातर टाइम क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत आइडेंटिकल होते हैं।
तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो किसी सपोज किसी चौसेरियन एज से कोई क्वेश्चंस आया है, एंड चौसेरियन एज के क्वेश्चंस को में बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो उसको आपको पहले देखना है कि कौन सा लीस्ट पॉसिबल हो सकता है। और अमूमन अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हो तो द आंसर विल नैरो डाउन टू 1 to 2 ऑप्शंस ओनली, और उसमें आप करेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत एफिशिएंट मेथड है जिससे कि आप अपने स्कोर्स को इनहांस कर सकते हो, rather than लुकिंग एट ऑल द फोर्स ऑप्शंस। आप जो ऑप्शंस बिल्कुल इररिलेवेंट है उसको पहले आप इरेडिकेट करें, एंड उसके थ्रू आप नैरो डाउन करके करेक्ट ऑप्शंस पे अप्रोच करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे स्कोर का सारा गेम है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपने मार्क्स को इन्हांस कर सके तो हमारी रैंक, हमारी परसेंटेज काफी डिफरेंस आ सकता है। अपूर्व, जैसे आपने बात की कि एक नेट से दूसरे नेट में 6 महीने का अंतर होता है और बीच में 3-4 सेट पढ़ते हैं। कई बार जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हिचकिचाते हैं सेट देने में क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट की दिक्कत होती है, वो सेंटर्स उस स्टेट में ही पढ़ते हैं। तो कैसे जो कैंडिडेट्स हैं वो मोटिवेटेड रहें? यस मैम, आई कंप्लीटली अग्री। ये तो फैक्टर है कि उस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम सेंटर्स उस पर्टिकुलर स्टेट में ही होते हैं, बट ऑब्वियसली देयर विल ऑलवेज बी अ लॉजिस्टिकल इश्यूज, बट आपको अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। दीज आर सेकेंडरी इश्यूज मैम। पर्सनली आई थिंक अगर आपका पैशन अच्छा है, इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन, तो ये चीज उतना ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। इन माई केस आई वेटेड 16 hours एट हावड़ा रेलवे स्टेशन जस्ट टू हैव अनदर कनेक्टिंग ट्रेन टू रीच टू आंध्र प्रदेश। So these are secondary issues, but again I'll say that if you are determined enough to follow your passion, तो ये सब चीजें उतना फैक्टर नहीं रहते हैं। Fortunes favor the brave। आप अपने ambitions को में आप फोकस रहें, एंड वो चीज धीरे धीरे वो खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। बिल्कुल, इफ यू आर पैशनेट फॉर एनीथिंग, धीमे धीमे आपके रास्ते बन जाएंगे और जल्दी आप अपने गोल तक भी पहुंच जाएंगे। आपने एपी सेट दिया, और कौन कौन से पॉपुलर सेट एग्जामिनेशन है जो कैंडिडेट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं? मैम जैसे कि आंध्र प्रदेश एक पॉपुलर है, इसके अलावा तकरीबन 7 से 8 से पॉपुलर सेट एग्जामिनेशन है, जैसे कि रिसेंटली महाराष्ट्र सेट, जिसे कि एमएस सेट के नाम से भी जाना जाता है, वो बहुत प्रोमिनेंट है बिकॉज उसमें जॉब पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रांग होती है। ज्यादातर जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो वहाँ के लोकल स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब्जॉर्ब होते हैं। रिसेंटली 14 Feb को नॉर्थ ईस्ट सेट एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जो कि 7 सिस्टर, जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो ज्वाइंटली कंडक्ट कराते हैं फॉर ऑल द 7 सिस्टर स्टेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर। इसके अलावा एमपी सेट होता है, छत्तीसगढ़ सेट तो बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है। इसके अलावा गुजरात सेट एक बहुत पॉपुलर माना जाता है। गुजरात सेट में की जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होती है वो भी काफी टफ होती है। रिसेंटली ऑन 11 अप्रैल कर्नाटका सेट होने वाला है। तो ये सब नोटिफिकेशंस आप उनके स्टेट हायर कमीशन के वेबसाइट से आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू आप इस फॉर्म को इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपसे फिलअप करके उस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अपूर्व, आपने इंग्लिश लिटरेचर से एपी सेट को क्लियर किया है। मैं अपूर्व के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सभी को बताना चाहती हूँ। ही नोज 7 लैंग्वेजेस। Yes, ma'am. थोड़ा सा आप हमें बताएंगे It is इसके my बारे में privilege. कि how did you develop this passion of learning different languages? Uh, it started long back in my graduation period because my alma mater is BSU, तो वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है, if you opt for an English literature honors paper, then it is compulsory that you have to opt at least one foreign language. तो मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, तो एक क्यों 2-3 और सीखते हैं। तो मैंने अपने माई कोर पेपर वाज इंग्लिश एज माई ऑनर सब्जेक्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट रशियन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, एंड मैंने सॉफ्ट स्किल तक अरबिक में की। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट और जागना स्टार्ट हुआ, देन मैंने एडवांस पीजी डिप्लोमा इन अरबिक एंड पर्शियन भी फर्दर परस्यू किया। इसके अलावा बीएचयू में जर्मन डिपार्टमेंट बहुत प्रोमिनेंट है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो मेरे सेंस ऑफ इंटरेस्ट को जब मैं डीपन हुआ तो मैंने वहाँ पे यूजी डिप्लोमा के लिए अप्लाई करा, और जर्मन लिटरेचर भी मैंने बाद में सीखा। तो इसके थ्रू इट्स क्रेडिट गोज ऑल टू माय अल्मा मैटर। इसकी वजह से आई वाज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग ऑल द 7 लैंग्वेजेस। अपूर्व, आपने बहुत डिटेल स्ट्रैटेजी अपनी शेयर की, किस तरीके से आपने फ्रैगमेंट्स में अपनी प्रिपरेशन को बांटा, राइटर्स के नाम के थ्रू अपने अलग अलग करीब 800 राइटर्स की आपने प्रिपेयर किया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स को जो इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं?
मैम सबसे पहले कैंडिडेट्स को एक ही चीज करना है कि उन्हें फोकस्ड रहना है, अपने स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मेक अ रूटीन, और उन्हें विदाउट एनी ब्रेक उसे वो कंटिन्यूसली रिगरसली एंड रिलीजियसली फॉलो करे। इसके अलावा बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स देयर वाज टाइम जब मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता था, मुझे लगता था इतने सारे राइटर्स को मैं कैसे कवर अप करूंगा, बट इवेंचुअली जब आप धीरे धीरे अपने टॉपिक को कवर करने लगेंगे तो वो धीरे धीरे रास्ते बन जाते हैं। बट द मेन एम्फेसिस इज ऑन रिवीजन। बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो टॉपिक तो पढ़ते हैं बट उसे रिवाइज नहीं करते हैं, एंड इट इज अवर ह्यूमन ब्रेन की वो जब आगे आप पढ़ेंगे तो पीछे बाय डिफॉल्ट इरेज होते जाएगा। It's all the game of how much you can remember and how much efficiently you can deliver it in the examination. So आगे पढ़ने से उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रिवीजन भी करें। जैसे कि मैं अपने स्टडी रूटीन में तकरीबन 1 से 2 घंटा हमेशा रिवीजन को देता था। मैं सुबह उठता था बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज मोर एफिशिएंट इन द अर्ली मॉर्निंग एंड कैपेबल ऑफ रिटेनिंग थिंग्स। तो मैं अर्ली 4 to 6 AM मैं रिवीजन में देता था, एंड उसके बाद मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 को कंडक्ट कराता था। तो हैव फेथ ऑन स्ट्रेटजी एंड ऑन योर हार्ड वर्क, उसके थ्रू आप इसे इजीली एसेस कर सकेंगे। Truly, and it's a game of entirely revision and retention. Revise करते रहिए and you will ultimately reach to your goal. I want to add one more thing. Like in my master's program, I enhanced my opportunities, and मैंने 12 central universities के form apply करे थे, जिसमें से fortunately I ranked 1 and topped in 7 central universities, including BHU. There are other central universities that I cleared, जैसे कि Central University of Haryana, Central University of Tamil Nadu, Dr. Hari Singh Gaur Sagar Central University. तो ये सारे यूनिवर्सिटीज में अनफॉर्चुनेटली मैंने स्कोर करने में मुझे कामयाबी मिली। और एक चीज मैं इसमें नोटिस कराना चाहूंगा कि ये सेट के एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए के साथ साथ मैंने अपने मास्टर्स फर्स्ट ईयर में बहुत सारे एमफिल पीएचडी के एग्जाम्स भी दिए। जैसे कि देयर इज सो कॉल्ड एग्जामिनेशन दैट इज कॉल्ड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, रेट। तो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीयू सेट उसे कहा जाता है, उसके थ्रू मुझे मेरा गांधीयन लिटरेचर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में सिलेक्शन हुआ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में मुझे जनरल स्टडीज पे काम करने का मौका मिल रहा था। तो आपको अपने अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है, जिसके थ्रू आप जितना ज्यादा एग्जाम आप ऑलरेडी अपियर हो सकेंगे, उतना ज्यादा आपका नॉलेज उतना ज्यादा वास्ट हो सकेगा, एंड यू विल बी मोर एफिशिएंट इन क्रैकिंग फर्दर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर। Thank you so much, Apurv Shahi ji, for joining us in this session, sharing your strategy. हम कामना करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपको एक बार फिर ढेर सारी बधाइयाँ।